हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लास वी फॉर वेद। स्टूडेंट, आज हम लोग अध्याय 4 सरल समीकरण कक्षा 7वीं का गणित जिसको आप लोग हल करने वाले हैं। इस अध्याय में आपको समीकरण को सरल बनाना और कई कथनों से समीकरण बनाना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करने से पहले एक निर्देश ध्यान देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो देरी ना करते हुए वीडियो को यानी कि सवाल को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले लिखा है x - 5 = 9 को सामान्य कथन के रूप में लिखिए। अगर हम इस को कथन के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? तो देख सकते हैं यहाँ पास x में 5 घटाने पर 9 प्राप्त होता है। क्या लिखेंगे इसको कि x में 5 घटाने पर 9 प्राप्त होता। देखिए, इस तरह से सिंपल सा आपका क्या बन गया? कथन बन गया। इसी तरह दूसरा सवाल, इसमें लिखा है एक संख्या x की चौथाई, एक संख्या x की चौथाई ऋण यानी कि ऋण आपको 4 देता है। इसके लिए समीकरण बनाइए। अब देखिए, इसके लिए हमें समीकरण बनाना है। तो एक संख्या x दे दिया है, इसका चौथाई क्या लिखना है? चौथाई। तो किसी भी संख्या का चौथाई क्या होता है? तो एक संख्या x का चौथाई, देखिए x का चौथाई क्या होगा? x/4, चौथाई नहीं उसका 4 भाग, तो x/4 हो जाएगा। अब बोला है चौथाई ऋण 4, चौथाई का ऋण 4, तो x/4 ये चौथाई है, इसका ऋण 4 आपको 4 देता है। यानी कि जब इसको हल करेंगे तो कहने का कह रहा है कि आपको 4 देता है। यह हमारा समीकरण बन गया। क्या बना कि x/4 - 4 = 4। अगर इसको सरल करना चाहें तो और भी सरल कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए, यह 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। 1 और 4 का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो हमारा क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक, 4 में 4 का भाग देंगे, 1 1 एकदम 1 x माइनस 1 में 4 का देंगे तो 4 1 चौके 4, 4 चौको 16 बराबर 4। अब देखिए 4 जो है उधर चल जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ? x - 16 बराबर 4 यहाँ भाग में है, जब इधर जाएगा तो कहे में आएगा गुणे में, तो 4 × 4 यानी कि 16। तो x - 16 बराबर 16। अगर इसको लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं, अगर ये इसको लिखना चाहें तो यह भी आपका आंसर है, यानी कि दोनों आपके आंसर हो सकते हैं। इसी प्रकार से तीसरे नंबर का सवाल आप लोग देखिए, यहां लिखा है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करना है। तो अगर इस तरह से सवाल दिया रहता है तो क्या करना है? उसको सबसे पहले मानेंगे। तो यहां लिखिए माना वह संख्या x है। x y z a b c d कुछ भी ले सकते हैं आप लोग। तो माना वह संख्या x है, तब क्या होगा? तब प्रश्नानुसार होगा। क्या? देखिए तब प्रश्नानुसार हो जाएगा। प्रश्नानुसार हमारा होगा कि जिसके 8 गुने में, वह संख्या का 8 गुना, तो x का 8 का साथ गुणा करेंगे तो 8 × x, 8 × x में 4 जोड़ने पर, इसमें 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है। तो बराबर कितना मिलता है? 60 मिलता है। इसको सरल कर दीजिए तो 8 में x का गुणा करेंगे तो 8 x आ जाएगा, प्लस 4 है तो 4 हो जाएगा, बराबर 60 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा समीकरण आ गया। अब इसको हल कर लेंगे तो देखिए 8x बराबर, ये जो 4 है धनात्मक, इसको पक्षांतर जब करेंगे, पक्षांतर मतलब बराबर की दूसरी तरफ भेजना, जब इसको बराबर की दूसरी तरफ भेजेंगे तो चिन्ह अपना बदल कर जाएगा। यहाँ धन है तो दूसरी तरफ जाएगा तो ऋण में 4 आ जाएगा। कहने का मतलब कि जब कभी भी कोई संख्या अपने दूसरे तरफ, बराबर की दूसरी तरफ पक्षांतर होता है तो वह चिन्ह बदल लेता है। धन का ऋण, ऋण का धन, भाग का गुणा, गुणा का भाग। तो 60 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 60। देखिए ये 8x है तो 8x ही रह जाएगा, बराबर 60 में 4 जाएगा तो 56 बच जाएगा, 56।
तो यक्स बराबर देखिए 56, अभी बताया हमने गुणा है तो भाग में जाएगा, तो गुणा है तो 8 का भी पक्षांतर हो जाएगा, तो 8 का 56 में जब भाग देंगे तो यक्स बराबर आ जाएगा 7। 8 सत्ते 56, भाग देने पर हमें क्या मिलता है 7। अतः वह संख्या क्या हो जाएगी, अतः वह संख्या 7 होगी, वह संख्या 7 होगी। इस तरह से लिख सकते हैं आप लोग। अगर हम लोग चाहते हैं कि इसकी जांच भी करें, तो जांच कैसे करेंगे, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस एक सिंपल सा स्टेप निभाना है। तो देखिए जो हमारे पास संख्या भी प्राप्त हुई है संख्या 7, क्या है 7, तो यक्स का मान समीकरण में रखने पर, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। अभी हमारा समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण मान लेते हैं, यह हमारा समीकरण बना हुआ है, उसको नाम मान के, ठीक है। तो समीकरण x का मान समीकरण में रखने पर, देखिए x का मान जब समीकरण में रख देंगे तो 8 गुणे x का मान 7 प्लस 4 बराबर 60। देखिए 7 8 गुणा करेंगे तो 56 आएगा और प्लस 4 बराबर 60, ठीक है। जब इसको हल करेंगे आगे तो 56 4 60 हो जाएगा और बराबर में इधर भी आपका 60 है, यानी कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। देख रहे हैं दोनों पक्षों में बराबर आ जाता है मान, यानी कि जो आपका यक्स का वैल्यू आया है वह एकदम सही है। तो क्या है, जांच एकदम सही पाया गया। तो अब नेक्स्ट सवाल देखिए, चौथा लिखा है यक्स बराबर 2 से प्रारंभ करते हुए 3 समीकरण बनाइए। हमें 3 समीकरण बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक समीकरण, उसके बाद आप लोग 2 समीकरण बना के दिखाएंगे। मैं आपको सिर्फ एक समीकरण बना के भी समझाऊंगा, 2 समीकरण आप लोग अपने से बना के दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए लिखा है पहला यक्स बराबर 2 से प्रारंभ, तो यक्स बराबर 2 से हमने क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। अब हमें मिला है, तो इसमें लिखेंगे समीकरण में या दोनों पक्षों में 2 का 3 का 4 का, हम लोग 3 का चलो कर देते हैं, 4 5 कुछ भी आप संख्या ले सकते हैं। 3 का गुणा करने पर हम लोग इससे 3 का गुणा कर देते हैं, तो 3 गुणे यक्स करेंगे, 3 गुणे यक्स जब कर देंगे तो 3 यक्स हो जाएगा, 3 यक्स हो जाएगा, 3 गुणे यक्स बराबर 2 गुणे 3 करेंगे, 2 गुणे 3 करेंगे, यानी कि 6 आ जाएगा। 3 यक्स बराबर 6। अब 3 यक्स बराबर जब 6 होए तो अगर हम इस समीकरण में अभी जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में कुछ घटाने पर या कुछ जोड़ने पर, तो दोनों पक्षों में 7 जोड़ने पर, हम दोनों पक्षों में 7 जोड़ देते हैं, 3x प्लस 7 बराबर 6 प्लस 7, तो 3x प्लस 7 तो ऐसे ही रहेगा, और 6 और 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से आपका एक समीकरण कंप्लीट हो गया, पूरी तरह से एक समीकरण बन गया। इसी प्रकार से आप लोगों को 2 और समीकरण बनाना है। पहला नंबर समीकरण बन गया, इसी तरह दूसरा समीकरण बनाएंगे और इसी तरह तीसरा समीकरण बनाएंगे। कुल 3 समीकरण आप लोगों को यहाँ बनाना है, इसी स्टेप को फॉलो करते हुए। तो देखिए नेक्स्ट आपका 5वां सवाल है। 5वां सवाल क्या कहता है, यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए। 3m - 14 बराबर 4 को हल कीजिए। यहाँ क्या करना है, हल करना है। हल कैसे करना है, बस पक्षांतर करके मान रखिए। तो देखिए 3m - 14 बराबर 4, अगर यह ऋण में है, क्या है, ऋण में है, इसको अगर बराबर की दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो धन में आ जाएगा। तो देखिए 4 प्लस ऋण में है, पक्षांतर इधर कर दिए तो धन में आ गया 14, और यहाँ क्या बच गया, 3m बच गया। ठीक, जब 3m बच गया, ये 14 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 14 4 18, और इधर हमारा 3m बचा है, 3m बराबर 18। देखिए नेक्स्ट 3m बराबर जब 18 है तो m को छोड़कर बाकी 3 को पक्षांतर कर दीजिए दूसरी तरफ, तो m बराबर हो जाएगा 18 बटे, यानी क्योंकि यहाँ गुणा में है तो भाग में जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब 3 का 18 में जब भाग दे देंगे तो क्या बचेगा, 3 छक्का 18, तो m बराबर 6, m बराबर 6 आ जाएगा। इस प्रकार से इसको हल करने पर हमें m बराबर 6 प्राप्त होता है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 6वां नंबर क्या कहता है।
5/2x बराबर 10 को हल कीजिए। यहाँ भी आपको हल ही करना है, बस आपको यहाँ पर धन और ऋण नहीं दिया है, गुणे और भाग में दिया है। तो इसको कैसे करना है, बहुत ही आसान है। देखिए स्टूडेंट, कोई ज़्यादा कठिन वाली बात नहीं है। करना क्या है, सबसे पहले आपको जो सवाल दिया है उसको लिख लेंगे। तो 5/2x बराबर 10। अब यहाँ पास देख रहे हैं कि 2 भाग में है और 5 गुणे में है। 5 गुणा में है और 2 भाग में, जिनको बारी बारी से पक्षांतर करते हैं। तो देखिए 5x इधर छोड़ लेंगे, 2 जब भाग में है तो इसको पक्षांतर जब कर देंगे तो वहाँ गुणा में जाएगा। तो 10 गुणे 2 यानी कि 20 हो जाएगा। 10 दूना 20 हो जाएगा और इधर हमारा 5x बचा रहेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा कि 20/5। क्यों? क्योंकि हमें 5 का भी पक्षांतर करना है। 5 का जब पक्षांतर करेंगे तो क्या है, यहाँ गुणे का संबंध है। तो गुणे का जब संबंध है तो बराबर की दूसरी तरफ जब पक्षांतर करेंगे यहाँ से जब यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। तो गुणा में है तो भाग में आ गया। 5 का 20 में भाग जब देंगे तो x बराबर आ जाएगा 5 चौका 20, 4 बेरी भाग जाएगा। तो x का मान आ जाएगा 4। ठीक है, x का मान 4, यही आपका आंसर है। जांच करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए जांच भी आप चाहे तो कर सकते हैं। इस समीकरण में x का मान रख लीजिए। तो 5/2 गुणे x का मान हमारा क्या हो जाएगा, 4 बराबर 10। तो 5 चौका 20, 20/2 बराबर 10। क्या है, 20 में 2 का भाग दे देंगे तो 10 बराबर 10 आ गया। इधर भी 10, इधर भी 10, यानी कि LHS लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष बराबर RHS यानी कि राइट हैंड साइड दायां पक्ष। इसको हिंदी में बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है। इस प्रकार से इसकी जांच भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। नेक्स्ट सवाल आप देखेंगे अपने इस स्क्रीन पर। 7वां नंबर सवाल, किसी संख्या के 3 गुने और 11 का योग, 3 गुना और 11 का योग 32 है तो वह संख्या जांच कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, माना। देखिए कोई संख्या अगर हमें नहीं पता रहती है तो हम उसको क्या करते हैं, मान के चलते हैं। तो माना वह संख्या क्या लेंगे, y ले लेते हैं। इस बार माना वह संख्या y है, तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, तब प्रश्नानुसार होगा कि 3 गुने वह संख्या y है तो y का 3 गुना, तो y गुणे 3 और 11 का योग, और 11 का योग 11 जोड़ देंगे तो 32 होए, 32 है। तो इसको जोड़ने पर हमें क्या मिलता है, 32 मिलता है। तो हमें वह संख्या यानी y का मान पता करना है। तो 3 गुणे y यानी कि 3y प्लस 11 है तो 11 बराबर 32। देखिए 3y 11 प्लस में है, पक्षांतर कर दीजिए बराबर की दूसरी तरफ। तो 32 प्लस में है तो -11। 32 में जब 11 घटा देंगे तो देखिए 2 में 1 गया 1 और 3 में 1 गया 2, 21, यानी कि 3y बराबर 21 आ गया। 3y बराबर 21 तो y बराबर 21/3। कैसे, एक गुणा में है तो इधर पक्षांतर कर दिए तो कहाँ गया, भाग में आ गया। 3 में 21 का भाग दीजिए, 3 सत्ते 21, 7 बेरी जाएगा भाग तो y का मान 7 आ जाएगा। देखिए y का मान 7 आ गया। ठीक है, अतः वह संख्या क्या हो जाएगी, अतः वह संख्या 7 होगा। ठीक, अतः वह संख्या 7 होगा, आंसर। इसी तरह नेक्स्ट देखिए लिखा है 8वां नंबर प्रश्न। 7वां आप लोग समझ गए होंगे। आशा करता हूं कि जो भी हम समझा रहे हैं उसको पूरी तरह से आप समझ रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कीजिए, ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे और आप लोग इसी प्रकार से अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियो पाते रहें। तो नेक्स्ट से देखिए, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं। यहां बोला है समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं। शीर्ष कोण 40 है, इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है। आधार कोण बराबर होते हैं तो पहले तो ये बोल दिया है, लेकिन फिर भी उसी को पूछा है। क्या है, उसी को पूछा है। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान पूर्वक से। तो हमें जो लिखा है, जो यानी कि जो पूछा है उसको मान लेंगे। तो माना समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण x अंश है। कितना है, x अंश है। तब प्रश्नानुसार शीर्ष कोण 40 है, इस त्रिभुज के आधार कोण क्या होगा।
तो प्रश्नानुसार अभी नहीं करना है। अभी देखिए एक कथन आपको याद होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, जो हमारे पास त्रिभुज बनता है, त्रिभुज कैसे होता है, इस प्रकार से त्रिभुज बना रहता है, ठीक है, और इनके तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। इसको हम लोग कथन में लिख लेते हैं। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योग, कोणों का योग 180 अंश होता है। जब तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है तो लिख लीजिए इसको, कथन को, तीनों कोण। तो हमारे देखिए दो आधार कोण, दोनों दो आधार कोण है, दोनों बराबर हैं, तो यक्स प्लस तीसरा क्या दिया है 40 बराबर 180 अंश। तीन कोण हो गए, आप बोले यक्स 2 बार का है लिख दिए। यहाँ देखिए लिखा है समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं समान है, तो दोनों भुजाओं का कोण भी समान है। तो यक्स प्लस 40 बराबर 180। तो यक्स जोड़ देंगे तो 2 यक्स हो जाएगा, प्लस 40 बराबर 180। अब देखिए 40 को प्लस है, उधर पक्षांतर कर देंगे तो 180 माइनस 40, और यहाँ 2x बच जाएगा। तो 2x बराबर 180 में 40 घटा देंगे तो 140 आ जाएगा। कितना आ गया 140। अब नेक्स्ट हम 2 को जो है उसको भी पक्षांतर करेंगे, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 140 बटा 2। 2 कहाँ से, एक गुणा में है, पक्षांतर कर दिए तो भाग में आ गया। अब 2 को इससे भाग देंगे तो x बराबर 2 सत्ते 14 यानी कि 70। x बराबर 70 आ गया। देखिए x बराबर 70 आ गया और दोनों आधार क्या है, बराबर में है। तो अतः लिखेंगे, अतः समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण 70 अंश तथा 70 अंश के होंगे। यह आपका आंसर हो जाएगा, 70 अंश और 70 अंश होंगे। इसी प्रकार 8वां समाप्त होता है। 9वां प्रश्न को आप देखिए। 9वां सवाल आपका थोड़ा आयु संबंधित है, इसमें आपको थोड़ी समय लग सकती है, तो ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। देखिए यहाँ लिखा है रीमा के पिता की आयु 49 वर्ष है। यहाँ तक तो सिंपल बता दिया है उसके पिता की आयु। अब आती है मेन बात, यहाँ से उनकी आयु रीमा के आयु के 3 गुने में से 4 वर्ष अधिक है। 3 गुना में से 4 वर्ष अधिक है, तो रीमा की आयु क्या है। तो रीमा की आयु पूछा गया है, तो हम लोग रीमा की आयु मानकर चलेंगे। क्या मानेंगे, रीमा की आयु। तो इस सवाल को हल करने हैं, तो माना रीमा की आयु Z वर्ष है। हम लोग रीमा की आयु को Z वर्ष मान के चल रहे हैं। जब Z वर्ष मान लिए तब प्रश्न में दिया है हमारा रीमा के पिता की आयु तो 49 वर्ष दे दिया है, लेकिन रीमा की आयु बताने के लिए उसने क्या लिखा है, एक कथन लिखा है। तो रीमा की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है उनके पिता की आयु, लिखा है ना, उनकी आयु यानी उसके पिता की आयु। रीमा के आयु के 3 गुने, तो रीमा की आयु अभी हमने माने हैं Z, तो Z का 3 गुना, Z गुणे 3 के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। इससे भी 4 वर्ष क्या है, अधिक है। किसकी आयु है, उनके पिता की आयु। उनके पिता की आयु है 49 वर्ष। तो रीमा की आयु का 3 गुने में 4 वर्ष अधिक है उसके पिता की आयु। तो रीमा की आयु क्या हो जाएगी, इस समीकरण को हल करके हम लोग रीमा की आयु ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए Z के साथ 3 का गुणा करेंगे तो 3Z हो जाएगा प्लस 4 बराबर 49। अब 4 को पक्षांतर कर दीजिए तो 3Z बराबर 49 माइनस 4, प्लस में है, पक्षांतर हुआ तो ऋण में आ गया। अब 49 में 4 घटा देंगे तो आ जाएगा 45, और यहाँ 3Z। तो Z बराबर आपका हो सकता है 45 बटे 3। क्यों, क्योंकि यहाँ गुणा में है, भाग में आ गया। 3 का इससे जब भाग देंगे तो देखिए यहाँ भाग देकर देख लेते हैं, 45 भागे 3, 3 एक कम 3 घटा देंगे तो आ जाएगा 1 और 5 3 5 15, पूरा कट जाएगा। तो यानी कि हमारा कितना आ गया, 15 आ गया। तो घटा देखिए Z बराबर कितना आ गया, 15। Z का मान 15, Z किसका मान माने हैं, रीमा की आयु। तो क्या लिखेंगे, अतः रीमा की आयु
आयु 15 वर्ष है। कितने वर्ष? 15 वर्ष है। अतः रीमा की आयु 15 वर्ष है। ठीक है, यह हमारा क्या होता है? आंसर। अगर आप जांच करना चाहते हैं तो जांच भी कर सकते हैं। जांच किस प्रकार से करना है? जो हमारा समीकरण बना है उस समीकरण में रीमा की आयु का मान यानी 15 रखेंगे। देखिए 3 गुणे जेड का मान हमारा 15 आया, 3 गुणे 15 रखेंगे, प्लस 4 लिख लीजिए 49, 15 तिया 45 प्लस 4 बराबर 49, 45 4 49 बराबर 49। देखिए LHS और RHS बराबर आ गया ना, यानी कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दोनों पक्ष हमारे क्या हैं? बराबर हो गए। दायां पक्ष भी 49 और बायां पक्ष भी 49, यानी कि जो हमारा मान आया है वह एकदम से सही आया है। तो इस प्रकार से आप लोग सवाल को लगाएंगे और हल करेंगे। 10वां नंबर देखिए, एक पहेली दी हुई है, तो पहेली को हल करना सीखते हैं हम लोग आज। पहेली बोलती है कि मैं एक संख्या हूं, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो और 50 जोड़ो, मुझे 7 बार लो और 50 जोड़ो, एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए। एक तिहरा शतक, तिहरा शतक माने 3 गुणे 100, 300 पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। कितना चाहिए? 40 चाहिए। तो अभी यानी कि 300 में 40 बाकी है। ओके, तो चलिए इस कथन को हम लोग गणितीय रूप में यानी कि एक समीकरण को बनाकर हल करते हैं और वह संख्या क्या है पहचान कर बताते हैं इसको। तो प्रश्नानुसार हम लोग देखिए, मैं एक संख्या, मेरी पहचान, तो माना वह संख्या क्या है? माना वह संख्या ए है। ए है, हमने बोला था कि चर है राशि जिसको एक ए से लेकर जेड तक के बीच में कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने अभी क्या माना? ए है। माना वह संख्या ए है, तब देखिए लिखा मुझे 7 बार लो। जब ए की 7 बार लोगे तो लिख सकते हैं हम लोग ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। कितने बार हो गए? 1 2 3 4 5 6 और एक बार और लेंगे, 7 बार हो गया। मुझे 7 बार लो और 50 जोड़ो, प्लस 50 और जोड़ दीजिए इसमें। तब बोला है, तब क्या होता है? एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए भी आपको 40 चाहिए। तो बराबर में क्या बोला है? तिहरे शतक, तो 3 गुणे 100 तिहरा शतक पहुंचने के लिए अभी भी 40 चाहिए, यानी कि इसमें भी 40 अभी चाहिए, यानी कि 40 कम है, तभी ना बोला है 40 चाहिए। तो इसको जब हल करेंगे तो क्या आएगा? देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो ए है तो 7 ए हो जाएगा, 7 ए हो जाएगा। और 50 यहाँ यह है पहले से, तो 50 लिख लेंगे। और 3 में 100 का गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा, और माइनस का 40 घटा देंगे तो 260 प्राप्त हमें हो जाएगा इधर। और इधर हमारा 7a प्लस 50 पहले से हमें पता है। तो अगर इसको हम लोग पक्षांतर करते हैं 50 को दूसरी तरफ, तो क्या आएगा? 50 को पक्षांतर कर दीजिए तो 7a बराबर 260 माइनस 50। क्यों? क्योंकि इधर धन है, बराबर की दूसरी तरफ आया तो ऋण हो गया। पक्षांतर करने पर कितना आ गया? 50 घटा देंगे तो 210 आ जाएगा। 260 में 50 घटाएंगे तो 210 आएगा। 7a हमारा इधर है, तो a का मान हमें निकालने के लिए 7 को भी पक्षांतर करना है। तो 7 को जब पक्षांतर करेंगे तो 210 बटे में 7, तो a बराबर आ जाएगा 7 तरीके कई 7 शून्य शून्य। जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 30। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ भाग दे सकते हैं। 210 भागे कितना है? 7, तो 7 तिरिक 21 घटा दीजिए तो 0 बच जाएगा, शून्य उतरेगा, 7 शून्य शून्य। ठीक है, तो घटाने पर क्या आ गया? कुछ नहीं आया यहाँ। तो हमारा शेषफल 0 बच गया, यानी भाग पूरा चला गया। तो कितना आया अभी? भागफल 30, तो a का मान 30 आ गया। तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 30। तो अतः लिखेंगे आंसर में, अतः वह संख्या 30 होगा या होगी। ठीक है, ये हमारा क्या है? आंसर है। तो इस प्रकार से आप लोग कितने भी बढ़िया अच्छी और कई सारी पहेलियों को हल कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको पूरी तरह से समझाने में सफल हूं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे और समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर भेजें, ताकि वह भी यह सवाल को समझ सकें और वो भी लाभ ले सकें। और लास्ट में
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।